हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे के सारे? ऑल द ब्यूटीफुल किड्स आउट देयर, कैसे हैं सब? प्रेजेंट? ऑल गुड? अटेंटिव? सब बिल्कुल घर पे वापस से सारे अपने डिस्ट्रैक्शन दूर रख के स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो जी, लास्ट क्लास, लास्ट क्लास। क्या कह रहे हो? कुछ समझ में नहीं आता? कुछ समझ में नहीं आता? ऐसे कैसे? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका सिंपल मतलब क्या है कि वापस से एनसीईआरटी खोलो, लाइन रीड करो, लेक्चर खोलो, टक 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 देखो, आ जाएगा समझ में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आ रहा समझ में। क्यों नहीं हो रहा? यू आर वेरी वेल कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। तुम लोग हर चीज करने के लिए सक्षम हो, निपुण हो। अगर एक बार में चीज नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, उसे वापस एक बार रिपीट करके देखो। अगर नहीं समझ में आ रहा, उसकी स्पीड और स्लो करके देखो। स्लो में नहीं आ रहा तो फास्ट करके देखो। लेकिन कभी भी लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वापस से एनसीईआरटी खोल के, वापस से लेक्चर खोल के उसको रिविजिट जरूर किया करो। ठीक है? लास्ट लेक्चर जो हमने लिया था, तो हमने अपने म्यूटेशन के टाइप्स को कैरी फॉरवर्ड किया। हमने कहा हमारे कुछ म्यूटेशन ऐसे थे जो एक सिंगल जीन की खराबी से हो सकता है। उनको हमने कहा था मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्रिएट करने वाली म्यूटेशन, या सिंपली उसको हमने कहा था जीन म्यूटेशन। एक हमने कहा क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में दिक्कत आ सकती है, कुछ टूट के हट गया, कुछ डबल हो गया, कुछ उल्टा हो गया, कुछ एक क्रोमोसोम से टूट के दूसरे पे आ गया, दूसरे के टूट का पहले पे आ गया। तो ये सब थे हमारे क्रोमोसोमल एबरेशंस। और लास्ट हमने कैटेगरी डिस्कस करी थी जहां क्रोमोसोम पे जीन परफेक्ट है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर परफेक्ट है, लेकिन क्रोमोसोम के नंबर में दिक्कत है। अब 46 की जगह 45 क्रोमोसोम हो गए, या 46 की जगह 47 क्रोमोसोम हो गए। तो हमने कहा था ऐसी दिक्कतों को हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। कुछ क्रोमोसोम नंबर ऊपर नीचे। उसमें हमने पढ़ा था एक ही क्रोमोसोम की 3 कॉपी तो ट्राइसोमी, किसी क्रोमोसोम की एक कॉपी रह गई तो मोनोसोमी। फिर हमने कहा कभी कभी ऐसा होता है कि ऑर्गेनिज्म तो है 2n, लेकिन वो 2n से 4n हो जाए, 5n, 6, 7, 8। तो यहां पे क्या हुआ? एज इट इज पूरे जीनोम का नंबर बढ़ गया। तो इस कंडीशन को हमने कहा था पॉलीप्लॉइड। पॉलीप्लॉइड एनसीईआरटी ने एलैबोरेटली नहीं दिया, तो हमने भी पॉलीप्लॉइड को बहुत बेसिक तरीके से बस पढ़ा था कि भाई एनसीईआरटी की डेफिनेशन क्या है। तो एनसीईआरटी ने कहा था कि टीलोफेज तक तो सब अच्छा चला, 2 सेट ऑफ न्यूक्लियस बन गए, लेकिन सेल डिवाइड नहीं किया। तो एक ही सेल के अंदर वो दोनों न्यूक्लियस रह गए, तो सेल के पास 2 सेट हो चुके थे, एक सेट से ज्यादा। तो पॉलीप्लॉइड, 2n के दो दो सेट, तो एक सेल के अंदर टोटल 4 सेट का क्रोमोसोम आ गया था। हमने जब बात करी थी एन्यूप्लॉइडी की, तो हमने 3 चीजें डिस्कस की एनसीईआरटी की। डाउन सिंड्रोम, जहां क्रोमोसोम 21 3 बार हो जाता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जहां सेक्स क्रोमोसोम्स 3 बार हैं और उसमें भी 2x और 1y है। कंडीशन हमने लिखी थी कि 3x भी हो सकते हैं, 1x के साथ 2y हो सकते हैं, बट क्लाइनफेल्टर्स में 2x के साथ 1y था। और मोनोसोमी एक ही पढ़ी थी हमने, वो भी सेक्स क्रोमोसोम की, जिसका नाम था टर्नर्स सिंड्रोम। X0 कंडीशन कि क्रोमोसोम X एक बार है, सेकंड सेक्स क्रोमोसोम मिसिंग है, ना तो X है ना Y है, तो हमने कहा था वो बन जाता है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है? इतना लास्ट क्लास में कर लिया था। आज के लेक्चर में हमें क्या देखना है? हमने कहा था कि कभी कभी जब खाली एक जीन या एक से ज्यादा जीन बस खराब होती है, ना तो क्रोमोसोम के ओवरऑल स्ट्रक्चर में दिक्कत है, ना क्रोमोसोम के नंबर में दिक्कत है, लेकिन दिक्कत आ रही है सिर्फ किसी ना किसी जीन में, तो हमने कहा था ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे?
ऐसी कंडीशंस को नाम दिया गया था मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। किसकी वजह से हुई थी ये? दे वर ड्यू टू जीन म्यूटेशन। जीन में अगर कोई दिक्कत है उससे होने वाले डिसऑर्डर्स को नाम दिया था मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो आज का लेक्चर भी हमारा छोटा रहेगा, पिछला लेक्चर भी हमारा छोटा सा था, ये लेक्चर भी हमारा छोटा सा लेक्चर रहेगा, खाली डिसऑर्डर्स ही डिस्कस करने हैं। तो हम देखेंगे आज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन क्यों कहते हैं इन्हें? डिसऑर्डर तो इसलिए क्योंकि भाई कोई खराबी आ रही है तो डिसऑर्डर, लेकिन सवाल है मेंडेलियन क्यों? तो मेंडेलियन इसलिए आता है क्योंकि जैसे फर्स्ट टाइम हमें मेंडल ने बताया था कि कोई कैरेक्टर डोमिनेंट हो सकता है, कोई ट्रेट उसका रिसेसिव हो सकता है, तो ऐसे ही इन डिसऑर्डर्स में भी नेचर आता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो होते हैं दे sometimes follow Mendelian laws of inheritance। मेंडल के इनहेरिटेंस के लॉस का ये पालन करते हैं, तो इन डिसऑर्डर्स को कहा जाता है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। क्यों हुए ये डिसऑर्डर्स? ड्यू टू डिफेक्ट इन जीन्स। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर में दिक्कत नहीं है, क्रोमोसोम के नंबर की दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोई ना कोई जीन खराब हुई है, तो वो कहलाएंगे हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। यही मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो होते हैं हमारे, क्योंकि जैसे ये मेंडल वाली चीजों को फॉलो करते हैं ना, तो इन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में हम बाकायदा एक नेचर देखते हैं जब वो ऑटोजोमल हो सकता है। ऑटोजोमल मतलब वो जो डिफेक्टिव जीन है, द डिफेक्टिव जीन इज प्रेजेंट ऑन सम ऑटोजोम। अगर वो जीन जो खराब हुई है अगर वो किसी ऑटोजोम पर है, हमने कहा था अगर हम अपनी बात करते हैं ह्यूमंस की, तो हमारे में क्रोमोसोम 1 से लेके क्रोमोसोम 22 तक ये सारे होते हैं ऑटोजोम्स। एक्स और वाई थे सेक्स क्रोमोसोम्स। तो ऐसा कोई भी डिसऑर्डर जिसकी जीन ऑटोजोम पर होती है, इनको कहा जाता है ऑटोजोमल डिसऑर्डर्स। सॉरी, ऐसे ही हो सकते हैं हमारे सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स। सेक्स लिंक के केस में क्या होता है? सेक्स लिंक के अंदर मोस्ट केसेस में जो डिफेक्टिव जीन होती है, डिफेक्टिव जीन इज ऑन क्रोमोसोम एक्स। सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर जब भी कहते हैं तो मेन केसेस में जो जीन खराब है वो क्रोमोसोम एक्स पर पाई जाती है। तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है या सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर हो सकता है। अगर कोई डिसऑर्डर वाई क्रोमोसोम से लिंक्ड हो,
कोई भी जीन अगर वाई क्रोमोसोम से लिंक्ड होती है, if gene of a character is on Y chromosome, तो ऐसे कैरेक्टर्स को होलैंड्रिक कैरेक्टर कहते हैं। अगर कोई जीन ऐसी है जो Y क्रोमोसोम पर हो, इफ द जीन ऑफ अ कैरेक्टर इज ऑन Y क्रोमोसोम, तो ऐसे कैरेक्टर्स को, ऐसे ट्रेट्स को होलैंड्रिक ट्रेट कहा जाता है। जब भी आप ये वर्ड देखते हो ना, सेक्स लिंक्ड, तो सेक्स लिंक्ड का मेन मतलब होता है कि वो जीन एक्स क्रोमोसोम पर है। फिर हमने कहा मेंडल में दो चीजें क्या मिलती थी, या तो वो एक डोमिनेंट डिसऑर्डर होगा या वो एक रिसेसिव डिसऑर्डर हो सकता है। सेम चीज यहां पर है, डोमिनेंट डिसऑर्डर हो सकता है या वो रिसेसिव डिसऑर्डर हो सकता है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट मतलब वो जो जीन है हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी डिजीज करा सकती है, तो आप उसे बोलोगे डोमिनेंट। The gene is expressed in heterozygous condition. डिजीज हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो सकती है, और यहां पे डिसीज अकर्स ओनली इन होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। वहां पे भी सेम ही मतलब है। अगर कोई डिजीज हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होता है तो ऐसी डिजीज को डोमिनेंट डिजीज कहते हैं, और अगर कोई डिजीज है जो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही होती है, वो भी रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन, तो डिसऑर्डर को आप रिसेसिव बोलोगे। तो टोटल कितने केस बन गए हमारे पास, सिंगल व्यू में देख लो, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, फिर सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। ये 4 केसेस ऑफ डिसऑर्डर हैं। जब भी वो जीन वाई क्रोमोसोम से है, अगर वो जीन वाई क्रोमोसोम पर है तो उसे सेक्स लिंक्ड ना बोल के होलैंड्रिक कह दिया जाता है। होलैंड्रिक वाला पार्ट अब हमारे एनसीईआरटी में तो है नहीं, तो हम इसकी चिंता नहीं करने वाले। ठीक है, हम क्या देखेंगे, हमने क्या कहा, हमारे पास क्या क्या केसेस हैं। हमारे पास केस है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज, हमारे पास केस है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज, हमारे पास केस है सेक्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसीज या एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज। ये 4 केस हमारे आते हैं, और इनमें क्या हो रहा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट में चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अगर
ऑटोसोमल डोमिनेंट की ये वाली कंडीशन है, हम अपनी जीन को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि वो ऑटोसोमल है, वो किसी ऐसे क्रोमोसोम पर है जो नॉन सेक्स क्रोमोसोम है। तो कैपिटल ए दोनों डोमिनेंट एलील है या कैपिटल ए स्मॉल ए, तो इन दोनों कंडीशन में डिजीज होगी। सिर्फ स्मॉल ए वाले कंडीशन में कोई डिजीज नहीं होगी। तो ऑटोसोमल बोलने का मतलब कि वो खराब जीन किसी ऑटोसोम पर है। डोमिनेंट बोलने का मतलब एक डोमिनेंट अलील और एक रिसेसिव अलील भी हुआ तो डिजीज हो जाएगी। ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अब अगर वो कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए है, देन दे आर नॉर्मल। कैपिटल ए स्मॉल ए को यहां पे बोल दिया जाता है कैरियर। वो नॉर्मल है, उसे डिजीज नहीं है, बट कैरियर इन द सेंस कि वो एक खराब अलील, एक डिसीज अलील कैरी कर रहा है। वो डिसीज अलील एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। डिजीज किस केस में होगी? जब दोनों ही अलील रिसेसिव हों तो इंडिविजुअल को डिजीज होगी। तो डोमिनेंट में एक डोमिनेंट अलील है या दोनों डोमिनेंट अलील है, डिजीज हो जाएगी। रिसेसिव में दोनों ही रिसेसिव हैं तो ही डिजीज हो पाएगी। एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट में मेल को देखें तो अगर वो एक ऐसा एक्स है जिसपे डोमिनेंट अलील है, दूसरा क्रोमोसोम होगा वाई, तो इस मेल को डिजीज होगी। अगर वो ऐसा मेल है जिसपे डोमिनेंट अलील नहीं है, रिसेसिव अलील है, स्मॉल डी लिख देते हैं, तो वो हो जाएगा नॉर्मल मेल। फीमेल को देखें तो अगर फीमेल के दोनों एक्स पे डोमिनेंट अलील है या अगर एक डोमिनेंट अलील और दूसरे एक्स पे रिसेसिव अलील, हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो डिजीज हो जाएगी। जब फीमेल के दोनों एक्स पे रिसेसिव अलील है तो ही ये नॉर्मल हो सकती है। तो क्योंकि खराब जीन एक्स क्रोमोसोम पर है तो आप उसे एक्स लिंक्ड कह रहे हो, और वो हमारा हेट्रोजाइगस में एक्सप्रेस कर पा रहा है, एक नॉर्मल अलील एक डिजीज्ड अलील, तो हमने डिजीज को बोल दिया डोमिनेंट। एक्स रिसेसिव में अगर मेल को देखें तो अब क्या होगा? अगर इस एक्स के पास रिसेसिव अलील है तो इस मेल को डिजीज हो जाएगी। अगर अब ये डोमिनेंट अलील लेके बैठा है तो नॉर्मल हो जाएगा। उल्टा केस हो चुका है, ठीक है। यहां पे भी फीमेल्स कैसी होंगी? अगर फीमेल के पास दोनों अलील डोमिनेंट है या फीमेल के पास एक अलील डोमिनेंट एक रिसेसिव है, तो अब इन केसेस में डिजीज नहीं होगी, नॉर्मल फीमेल। इस वाली को हम यहां पे बोलेंगे कैरियर। कैरियर का जो कॉन्सेप्ट है ना, ध्यान अगर दिया हो तो कैरियर का कॉन्सेप्ट हमेशा रिसेसिव में ही आता है। कैरियर का कॉन्सेप्ट सिर्फ रिसेसिव में आता है, डोमिनेंट में कैरियर्स नहीं है। डोमिनेंट में ये वाला इंडिविजुअल डिजीज्ड है, डोमिनेंट में ये वाला इंडिविजुअल डिसीज्ड है। कैरियर तब बोलते हैं जब डिसीज नहीं है, खाली डिसीज्ड अलील लेके बैठा है। तो यहां पर ये अलील लेके बैठा है, खुद नॉर्मल इंडिविजुअल है। यहां पर ये फीमेल डिसीज्ड अलील लेके बैठी है लेकिन डिसीज्ड है। यहां पे ये फीमेल डिसीज्ड अलील लेके बैठी है लेकिन नॉर्मल है। एक्स रिसेसिव बोलने का मतलब क्या है कि दोनों एक्स पे जब वो रिसेसिव अलील है
तो फीमेल को डिजीज होगी। ठीक है, तो ये सारी हमने कंडीशंस लिख ली हैं यहां पे। साफ साफ क्लियर कट तरीके से कि रिसेसिव है तो मेल फीमेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर ऑटोजोमल है तो क्या रिप्रेजेंटेशन है, एक्स लिंक्ड है तो क्या रिप्रेजेंटेशन है। ये चीज हमें आगे काम आएगी हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक पेडिग्री एनालिसिस में, ये वहां काम आएगी हमें। ठीक है, अभी हमने देख लिया कि टोटल 4 कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं। इसमें से हमें क्या क्या याद रखना है। एक डिजीज है जिसका नाम है ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। एक डिजीज है हीमोफीलिया। एक डिजीज है कलर ब्लाइंडनेस। एक डिजीज फिनाइल कीटोनूरिया। इसके बारे में बिल्कुल सही प्लियोट्रॉपी में पढ़ रखा है हमने, वेरी गुड। सिस्टिक फाइब्रोसिस। थैलेसीमिया एंड मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। ठीक है, एक डिजीज रह गई हमारी, सिकल सेल अनीमिया। इतनी डिजीज की लिस्ट ही हमें याद रखनी है। यहां पर अगर हम देखें तो ये सारी की सारी जो लिस्ट है, ये हैं सारी ऑटोजोमल डिजीजेस। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, एक स्लाइड चेंज। ये हैं सारी हमारी ऑटोजोमल डिजीज, मतलब इनका जीन किसी न किसी ऑटोजोम पर है, और ये 3 हैं हमारे एक्स लिंक्ड डिजीज। ये हैं सारे रिसेसिव डिसऑर्डर्स, और ये है हमारा डोमिनेंट डिसऑर्डर। सिंगल व्यू में देख लो एक बार। ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, 1, 2 और 3 ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं। फिनाइल कीटोनूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, ये 4 ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं, और एक मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी हमें याद रखना है, ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। ठीक है, ये लिस्ट मोर देन इनफ है, इतनी लिस्ट को हमें याद रखना है। ठीक है, ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोनूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। इसमें से हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोनूरिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, जिन पे हमने स्टार मार्क लगाया है, इनके बारे में हमें पढ़ना है। इस लिस्ट में से जो PKU है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं,
प्लियोट्रॉपी वाले लेक्चर के अंदर प्लियोट्रॉपी के नोट्स खोलना अपने अपने जो आपने बनाए हैं, वहां फिनाइल कीटोनूरिया हमें मिल जाएगा। ठीक है, बाकी हमें पढ़ने हैं। ठीक, 1, 2, 3 और 4, इन 4 के बारे में पढ़ना है। ठीक, सबसे पहले हेडिंग डाल लो। फर्स्ट हेडिंग इज कलर ब्लाइंडनेस। सबसे पहले हेडिंग कलर ब्लाइंडनेस के बारे में देखेंगे। द वेरी फर्स्ट थिंग इज कलर ब्लाइंडनेस। अब इसका एक नाम होता है, वो एनसीईआरटी ने नहीं दिया, डाल्टनिज्म। डाल्टन साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया था, तो इसलिए यहां पे टर्म आती है डाल्टनिज्म। ठीक, होता क्या है कलर ब्लाइंडनेस में? अब देखो, ब्लाइंडनेस सुन के मन में क्या आता है कि आप कोई चीज देख नहीं पा रहे, है ना, आप विजुअली इम्पेयर्ड हो, आप कोई भी चीज देख नहीं पा रहे हैं, तो आप बोलते हैं भाई आप ब्लाइंड हो गए हैं। यहां पर ब्लाइंडनेस कैसी है? कलर के रिस्पेक्ट में, मतलब आपकी आंखें कोई पर्टिकुलर टाइप का कलर नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहा। तो कलर ब्लाइंडनेस इज अ डिफेक्ट इन एबिलिटी ऑफ कोन्स। हमारे आईज में रॉड्स हैं और कोन्स हैं। हमारी आईज में जो रॉड्स होते हैं वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को सेंस करते हैं, और जो कोन्स होते हैं वो कलर को सेंस करते हैं। सो इट इज द डिफेक्ट इन एबिलिटी ऑफ कोन्स टू परसीव रेड और ग्रीन कलर। हमारी आंखें रेड या ग्रीन कलर को सेंस नहीं कर पाती। कभी कभी हो सकता है दोनों कलर्स को ही सेंस ना कर पाए। कभी कभी ब्लू कलर सेंस नहीं होते। कभी कभी ब्लू कलर के सेंसिंग में दिक्कत आती है। एनसीईआरटी में मेनली रेड और ग्रीन का कॉन्सेप्ट है। तो अगर किसी को कोई ऐसा जेनेटिक डिफेक्ट है, कोन्स की जो जीन है वो कहां पर है, कौन से क्रोमोसोम पर मिलेगी? ये जो जीन खराब हो रही है कौन से क्रोमोसोम पर मिलेगी? करेक्ट, अभी अभी हमने पढ़ा था कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब वो जीन एक्स क्रोमोसोम पर है। और अगर वो मेल है तो मेल के पास तो एक ही एक्स होता है, खराब जीन है तो डिजीज हो जाएगी। फीमेल में दोनों एक्स पे खराब अलील होना चाहिए, रिसेसिव अलील होना चाहिए, तो ये डिजीज होगी। तो डिफेक्ट है कौन का? वो रेड और ग्रीन कलर परसीव नहीं कर पाते, तो वो इंसान रेड और ग्रीन कलर्स को अच्छे से नहीं देख पाता। तो इसे कहा जाता है रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, रेड या ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। सेक्स लिंक्ड है, रिसेसिव है, डिफेक्ट है इन रेड और ग्रीन कोन्स। तो फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, वो इंसान रेड और ग्रीन कलर्स नहीं देख पाते ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन्स प्रेजेंट इन द एक्स क्रोमोसोम। अब आगे इन्होंने एक एक्चुअल पॉपुलेशन का डेटा दिया है, दैट इट अकर्स इन अबाउट 8% ऑफ मेल्स एंड 0.4% ऑफ फीमेल। किसको अफेक्ट कर रखा है ओवरऑल पॉपुलेशन में? मेल्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 8%, फीमेल्स की बात करें तो जस्ट 0.4%।
ये रियल पॉपुलेशन डेटा है। असलियत में ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर 8% मेल इस डिजीज से जूझ रहे हैं, 0.4% फीमेल इस डिजीज से ग्रसित हैं। ठीक है, तो ये रियल डेटा है। और इसका चांसेस ऐसे क्यों है? हम क्या देख रहे हैं, कोई भी एक्स रिसेसिव डिसऑर्डर तो है, मेल में होने के 50-50% चांसेस हैं, लेकिन फीमेल के अंदर दिख रहा है मुझे कि 3 जीनोटाइप्स में से एक ही जीनोटाइप है जहां फीमेल को डिजीज हो सकती है। तो ओवरऑल भी फीमेल को ये डिजीज होने के कम चांस होते हैं, मेल के लिए ज्यादा चांस है। और ओवरऑल जब पॉपुलेशन को देखा तो ये रिजल्ट मिला। क्यों होता है ऐसा? अगर एक डॉटर को, एक फीमेल को कलर ब्लाइंड होना है, अ फीमेल कैन बी कलर ब्लाइंड if her father is colorblind and mother is at least carrier। अगर एक फीमेल को कलर ब्लाइंड होना है तो हमने क्या कहा, उसके जो पिताजी हैं उसको डिजीज होनी कंपलसरी है, और जो उस फीमेल की माताजी हैं कम से कम वो कैरियर होनी चाहिए, तभी एक फीमेल कलर ब्लाइंड हो सकती है। तो बड़ा यूनिक सा कॉम्बिनेशन मांगा है इन्होंने कि इतना इतना तो होना ही चाहिए। मान लेते हैं कि जो हमारी मदर है वो एकदम नॉर्मल है, मदर XX है, फादर कलर ब्लाइंड है, तो इस केस में बच्चे कैसे बनते हैं? XXC कलर ब्लाइंड डॉटर, XXC कलर ब्लाइंड, सॉरी कैरियर डॉटर, ऊपर भी कैरियर डॉटर, XY नॉर्मल सन, XY नॉर्मल सन, किसी को भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, ये दोनों केसेस कैरियर्स। लेकिन मदर अगर कैरियर है और फादर कलर ब्लाइंड है, मदर को कैरियर बना दिया, फादर को कलर ब्लाइंड, तो कलर ब्लाइंड डॉटर आई, कैरियर डॉटर आई, कलर ब्लाइंड सन आया, नॉर्मल सन आया। तो इन दोनों को डिजीज है, ये डिजीज्ड इंडिविजुअल्स हैं। अगर ऐसा केस है कि मदर को तो हम बोल रहे हैं कैरियर है, फादर नॉर्मल बना देते हैं, XY फादर है, तो वापस से डॉटर कैरियर हो सकती है, डॉटर एकदम नॉर्मल हो सकती है, सन कलर ब्लाइंड हो सकता है या सन नॉर्मल हो सकता है। यहां पे बस ये एक इंडिविजुअल को डिजीज है। अगर फादर कलर ब्लाइंड है, मदर बिल्कुल नॉर्मल, तो किसी बच्चे को कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, ये दोनों कैरियर्स हैं, नॉर्मल हैं। अगर मदर को कैरियर बना दिया, फादर को कलर ब्लाइंड बना दिया, तो एक बेटी कलर ब्लाइंड, एक बेटा कलर ब्लाइंड, और 50-50 चांसेस है कि वो नॉर्मल हो। मदर को कलर ब्लाइंडनेस है, पापा एकदम नॉर्मल, तो 50% सन को चांस है कलर ब्लाइंडनेस की। और क्या केस हो सकता है हमारे पास? मदर कलर ब्लाइंड है, यहां नॉर्मल मदर, यहां पे कैरियर मदर्स, यहां मदर कलर ब्लाइंड है, पापा एकदम नॉर्मल, XY वाले पापा हैं। तो अगेन इस केस में डॉटर कैरियर बनेंगे लेकिन नॉर्मल है, डिजीज नहीं हो सकती।
लेकिन सारे बेटों को डिसऑर्डर होगा ही होगा। तो अगर पिताजी नॉर्मल हैं तो मम्मी चाहे डिजीज्ड हो या मम्मी चाहे कैरियर हो, डॉटर्स को डिजीज हो ही नहीं सकती। डॉटर को डिजीज सिर्फ और सिर्फ कब होगी? जब उसके पापा को कलर ब्लाइंडनेस होनी ही चाहिए और मम्मी कम से कम कैरियर होनी चाहिए। हमारे पास लास्ट केस क्या बनेगा? मदर कलर ब्लाइंड, फादर कलर ब्लाइंड। तो इस केस में तो सारी की सारी बेटियां भी कलर ब्लाइंड हैं और सारे के सारे बेटे भी कलर ब्लाइंड हैं। तो साफ साफ दिख रहा है डिजीज के केसेस क्या क्या बन रहे हैं। या तो दोनों को ही कलर ब्लाइंडनेस हो तो सारे बच्चे डिजीज होंगे। अगर मम्मी को कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, मम्मी कैरियर है, पापा नॉर्मल है, तो बस चांस है कि दोनों में से एक बेटा डिजीज हो सकता है। अगर मदर कैरियर है और पापा डिजीज्ड है तो चांस है कि 50% बेटी या 50% बेटा कलर ब्लाइंड हो सकता है। मदर को कलर ब्लाइंडनेस है, पापा एकदम नॉर्मल, तो सिर्फ बेटों को ही कलर ब्लाइंडनेस जा रही है। मम्मी कैरियर है, पापा नॉर्मल, तो भी खाली बेटे को कलर ब्लाइंडनेस जा रही है, वो भी 50% बेटों को। इन केसेस में डॉटर हमेशा नॉर्मल होती है। तो द चांसेस ऑफ अ फीमेल बीइंग कलर ब्लाइंड इज वेरी वेरी रेयर, क्योंकि उस केस में पिताजी को कलर ब्लाइंडनेस होनी ही चाहिए और मम्मी कम से कम कैरियर होनी चाहिए। ओनली देन एक फीमेल कलर ब्लाइंड हो सकती है। ठीक है, दिस इज बिकॉज द जीन्स दैट लीड टू रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आर ऑन एक्स क्रोमोसोम। मेल्स के पास हमने कहा ना सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है, तो वो एक्स सही है तो डिजीज नहीं होगी, वो एक्स खराब है तो डिजीज हो जाएगी। फीमेल्स के पास दो एक्स हैं, तो गलती से अगर एक एक्स खराब निकला, दूसरा नॉर्मल है, तो डिजीज बच जाती है। क्या लिखा है इन्होंने? सेंटेंस पढ़ना। द सन ऑफ अ वुमन हु कैरीज द जीन हैज 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड। क्या लिखा है इन्होंने? द सन ऑफ अ वुमन हु कैरीज जीन, इसकी बात कर रहे हैं। द सन ऑफ अ वुमन हु कैरीज द जीन, कैरियर की बात कर रहे हैं इस केस में भी और इस केस में भी। मदर इज अ कैरियर, तो दो बेटों में से एक बेटे को कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, दो बेटों में से एक को कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो ये लाइन लिखी है एनसीईआरटी ने यहां पर कि ऐसी महिला का बेटा, उस महिला के पास क्या है? कैरियर है वो, तो चांसेस हैं 50% कि उसका बेटा कलर ब्लाइंड हो सकता है। द मदर इज नॉट हर सेल्फ कलर ब्लाइंड बिकॉज द जीन इज रिसेसिव। तो मदर तो कैरियर है, लेकिन अगर मदर कैरियर होती हैं तो 50% चांस है कि बेटा नॉर्मल, 50% चांस है कि बेटा कलर ब्लाइंड। दैट मीन्स दैट इट्स इफेक्ट इज सप्रेस्ड बाय हर मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल जीन। तो हमने यही कहा था एक्स रिसेसिव के केस में एक एक्स डिजीज्ड है और एक एक्स नॉर्मल है, तो फीमेल कैरियर बनती है, उसे खुद डिजीज नहीं होती। अ डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंड अनलेस हर मदर इज अ कैरियर एंड फादर इज कलर ब्लाइंड। या तो दोनों ही कलर ब्लाइंड हो, या कम से कम मदर कैरियर होनी चाहिए और फादर तो कलर ब्लाइंड होना चाहिए। यही एक केस है जब एक डॉटर कलर ब्लाइंड हो सकती है, वरना वो कलर ब्लाइंड कभी नहीं होगी। तो ये है सारी की सारी एनसीईआरटी इसकी।
ठीक है, क्लियरली देख लिया हमने सारा। ये वाली स्लाइड खाली फैक्ट के लिए, जस्ट फॉर फैक्ट एंड फन। मान लो ये जेम्स है ना इतनी सारी, ये नॉर्मल विजन है। प्रोटोनोपिया हम बोलते हैं रेड ब्लाइंडनेस को। तो ये इंडिविजुअल्स स्पेसिफिकली रेड नहीं देख पाते, तो उन्हें ये सारी की सारी जेम्स ऐसी नजर आएगी। ड्यूटेरोनोपिया, इसमें ग्रीन कोन्स बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ग्रीन ब्लाइंडनेस। अब अगर तुम ध्यान दो तो रेड और ग्रीन में ऑलमोस्ट सिमिलर सी अपेयरेंस आती है, क्योंकि जनरली ये एक साथ ही अफेक्ट होते हैं। ट्राइटोनोपिया इज ब्लू ब्लाइंडनेस, इसमें रेड देखने में दिक्कत नहीं होती, बट ब्लू के शेड्स नहीं दिख पाते। ठीक है, तो इसको पॉज करके आराम से मैच कर सकते हो कौन सा कलर कैसा कैसा दिख रहा है। ठीक, अगर आप एंड्रॉयड फोन चलाते हो तो आपके एंड्रॉयड फोन में फीचर होता है, यस ये पता नहीं होता बहुत लोगों को, एंड्रॉयड फोन्स में एक्सेसिबिलिटी के अंदर एक फीचर होता है कि मान लो तुम्हें कलर ब्लाइंडनेस है, तो उसमें भी ये 3 ऑप्शंस हैं कि इंडिविजुअल को किस टाइप की कलर ब्लाइंडनेस है, तो आप उस फीचर को ऑन कर सकते हो, तो वो सारे कलर्स को अकॉर्डिंगली इन्वर्ट कर देगा, तो वो बंदा अपने फ़ोन में चीज़ें को नॉर्मल देख सकता है, ऐसे कलर के चेंज आ जाएंगे। रियलिटी में ऐसे चश्मे आते हैं, उनको आप पहनो तो एक कलर ब्लाइंड बंदा सारे कलर्स फिर नॉर्मल देख सकता है। ठीक है, जस्ट फॉर फन है ये। ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट कराने जाते हो ना, तो इस तरीके से चीज़ें दिखाई जाती हैं। अगर तुमने फर्जी लाइसेंस बनाया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुमने प्रॉपरली लाइसेंस बनवाया है तो तुम्हारे लाइसेंस के टेस्ट में ये वाला टेस्ट जरूर किया जाता है। ठीक है, पॉज करना और मुझे कमेंट बॉक्स में डालना तुम्हें क्या क्या नंबर दिख रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तुम पॉज करना पहले से, सारे नंबर लिखना, फिर चेक करना कि तुम्हारे नंबर सही थे या नहीं। तो मेरे विजन के अकॉर्डिंग ये मुझे 12 दिख रहा है, ये मुझे मेरे विजन के अकॉर्डिंग 2 दिख रहा है, ये मुझे 42 नजर आता है, ये स्लाइड कभी मुझे 71 दिखती है तो कभी मुझे ये स्लाइड 74 दिखती है। ठीक है, ज्यादातर केसेस में मुझे ये 74 नजर आता है, और ये स्लाइड ये वाला नंबर मुझे 6 नजर आता है। तो एक बार तुम देखना तुम्हें क्या क्या नजर आया और कमेंट बॉक्स में डालना। ठीक है, अगर तुम्हें कोई और नंबर दिख रहे हैं इसका मतलब कोई ना कोई टाइप की स्लाइट कलर ब्लाइंडनेस है जो तुम्हें अफेक्ट कर रही है। कोई बात नहीं, घबराओ मत, कोई जानलेवा कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो ये है सारा का सारा कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाओ। नेक्स्ट हेडिंग, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, हीमो मतलब ब्लड, फिलिक मतलब लविंग। तो ये वैम्पायर नहीं है, दिमाग में चल रहा हूं ना, वैम्पायर है क्या, इनको खून पसंद है क्या, इनको ब्लड लविंग है क्या ये। हीमोफीलिया नाम इसलिए आया था क्योंकि ये इंडिविजुअल्स को अगर कभी कट लग जाता है, चोट लग जाती है, तो इनका खून रुकना ही नहीं है, खून बहता ही जाता है, वो खून क्लॉट नहीं हो पाता। तो इसीलिए इस हीमोफीलिया को कहा जाता है ब्लीडर्स डिजीज। ब्लीड करना मतलब खून निकलना। और एक बड़ा मस्त नाम इसका तुम्हें दिख रहा है, क्वीन विक्टोरियाज डिजीज। क्वीन विक्टोरिया वॉज अ रॉयल मेंबर, तो रॉयल डिजीज भी कहते हैं कभी कभी हीमोफीलिया को। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ये पूरी ब्रिटिश मोनार्की है उसमें क्वीन विक्टोरिया वॉज द फर्स्ट मेंबर जिसमें ये अलील पाई गई थी। वो खुद डिजीज्ड नहीं थी, शी वॉज जस्ट अ कैरियर ऑफ द डिजीज। उनका एग में एक एक्स नॉर्मल थे और उनके हर एग में एक एक्स जो था वो डिजीज्ड था।
तो उनके खानदान में जो भी बच्चे नॉर्मल एग से पैदा हुए वो नॉर्मल थे, लेकिन उनके खानदान में कुछ सन्स ऐसे पैदा हुए जिनको खराब एक्स मिला। तो कई सारे सन थे ऐसे जो हीमोफिलिक हुए और उनके थ्रू आगे रॉयल फैमिली में डिजीज पास होती गई। और सिर्फ ये ब्रिटिश मोनार्की में नहीं है, उनके खानदान के बहुत सारे लोग रशिया में भी आए, तो रशियन मोनार्की के अंदर भी ये डिजीज पहुंची। कई लोग ऑस्ट्रियन एम्पायर में उनकी शादियां हुई, तो ऑस्ट्रियन एम्पायर के अंदर भी ये खराब अलील पहुंच गई। कईयों की जर्मन में, कईयों की स्पेनिश में हुई। तो क्वीन विक्टोरिया से वो अलील उनके बेटों और बहुत सारे जनरेशन्स में फिर वो आगे पास होते चले गए। तो इसलिए इसको रॉयल्स डिजीज कहते हैं। क्या हो रहा है यहां पे? क्या बोला हमने, क्या दिक्कत आ रही है? देयर इज डिफेक्ट इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड क्लॉटिंग में डिफेक्ट आ जाता है। क्लॉटिंग फैक्टर्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड। वो क्लॉटिंग फैक्टर जैसा बनना चाहिए था वैसा नहीं बनता, खराब क्लॉटिंग फैक्टर्स बनते हैं। तो खराब क्लॉटिंग फैक्टर काम नहीं करा पाता, यूजलेस है, इट इज ऑफ नो यूज। याद करो वो लेक्चर जहां हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। हमने कहा था कि अगर म्यूटेशन के बाद वो अलील कोई भी चेंज नहीं लाता तो फिनोटाइप नॉर्मल रहता है। हमने कहा था अगर आपके जीन के चेंज की वजह से एक नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट बने या प्रोडक्ट बने ही नहीं तो उस केस में फिनोटाइप अफेक्ट होता है। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड खराब हो जाती है क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर्स खराब हो जाते हैं। अब क्लॉटिंग फैक्टर अगर काम नहीं करेगा तो कट लगने के बाद खून रिसना बंद नहीं होता। आपके कट से जो ब्लड निकलता है वो निकलता ही जाएगा, निकलता ही जाएगा। तो दैट वाज हीमोफीलिया या क्वीन विक्टोरियाज डिजीज या रॉयल डिजीज या ब्लीडर्स डिजीज है। तो ये भी एक्स रिसेसिव डिसऑर्डर, तो इसमें भी सेम चीज है। चांसेस ऑफ फीमेल बीइंग हीमोफिलिक is extremely rare. It is extremely rare. क्यों? Same reason. Because mother should at least be, mother must be carrier and father must be hemophilic. और ऐसे फादर दे बिकम अनवायबल एट लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ। एक कन्या को हीमोफीलिया है, इसके चांस बहुत रेयर हैं, बहुत बहुत ज्यादा कम चांस है। क्यों? क्योंकि ऐसी फीमेल की माताजी हीमोफीलिया की कैरियर होनी चाहिए, मतलब उनका एक एक्स नॉर्मल एक एक्स खराब होना चाहिए, और उसके पिताजी को हीमोफीलिया होना ही चाहिए। और ऐसे मेल जिनको हीमोफीलिया होता है ना, तो जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, उम्र के साथ साथ उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी गिरती जाती है। अनवायबल मतलब वो उनके स्पर्म वगैरह की क्वालिटी खराब हो जाती है, तो उनके बच्चे पैदा नहीं हो पाते। तो इसीलिए द चांसेस ऑफ फीमेल बीइंग हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर। ठीक है, वही कंडीशंस वापस से सेम कंडीशंस। पहली कंडीशन, फीमेल कैरियर भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन मेल को हीमोफीलिया है।
तो इस केस में क्या होगा, एक डॉटर कैरियर, बेटा नॉर्मल, डॉटर कैरियर, बेटा नॉर्मल, लेकिन डॉटर को डिजीज नहीं है, शी इज अ कैरियर ऑफ द डिजीज, वो हेल्दी रहेगी। सेकेंड केस, फीमेल इज अ कैरियर, मदर इज अ कैरियर, और पापा को कुछ भी नहीं हुआ, पापा एकदम नॉर्मल है, ठीक है, पापा को हमने नॉर्मल बना दिया है। तो इस केस में क्या होगा, अगेन कैरियर डॉटर, हीमोफिलिक सन, नॉर्मल डॉटर, नॉर्मल सन। तो ये एक केस आया जहां डिजीज दिख रही है। और क्या केस हो सकता है, फीमेल को कैरियर और फादर को डिजीज। तो यहां पे केस आया जहां फीमेल के दोनों एक्स भी हीमोफिलिक जीन है, तो इसको डिजीज हो जाएगी। बेटे को हो सकती है कैरियर नॉर्मल डॉटर और नॉर्मल सन। इन दोनों को हीमोफीलिया के चांस है। क्या केस है, मदर इज एटलीस्ट अ कैरियर, फादर इज हीमोफिलिक। सेम केसेस हैं यहां पे भी। एक केस और हमारा क्या होगा, मदर को अगर हम हीमोफिलिक बना दें, फादर को नॉर्मल कर दें, तो अगेन डॉटर हद से हद कैरियर हो सकती है, लेकिन बेटों को डिजीज हो जाती है, सारे के सारे बेटे डिजीज्ड होंगे। ठीक है, क्रॉसेस में चेंज नहीं आ रहा, सेम टाइप का ही क्रॉस बन रहा है। मदर के दोनों एक्स खराब हैं, फादर भी हीमोफिलिक है, फिर तो कोई कुछ रोक ही नहीं सकता, सब बच्चों को डिजीज होगी। ऑल ऑफ देम आर डिजीज्ड। ठीक है, तो सेम कंडीशन यहां पर भी है, चांसेस ऑफ फीमेल बीइंग हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर। या तो मदर कैरियर फादर डिजीज्ड हो, या मदर डिजीज फादर डिजीज्ड हो। अगर फादर नॉर्मल है तो बेटियों को डिजीज नहीं हो सकती, फादर नॉर्मल है बेटियों को डिजीज नहीं हो सकती, फादर को डिजीज है लेकिन मदर कैरियर तक नहीं है, तो भी बेटियों को डिजीज नहीं हो सकती। ठीक है, तो यह है हमारा हीमोफीलिया। ये भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। कैसा ट्रांसमिशन है, फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम मेल प्रोजेनी। 50% मेल को जा सकती है, 50% चांस है कि मेल को नहीं जा सकती। इस डिजीज में क्या हो रहा है, एक सिंगल प्रोटीन दैट इज अ पार्ट ऑफ कैस्केड ऑफ प्रोटीन। कैस्केड का मतलब होता है सीरीज। तो जब भी तुम जुओलॉजी में ब्लड क्लॉटिंग पढ़ोगे तो तुम देखोगे वहां पे सीरीज होती है, चेन रिएक्शन चलती है। क्लॉटिंग फैक्टर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, किसी से कुछ बनेगा, फिर किसी से कुछ, फिर किसी से कुछ, और तब जाके क्लॉटिंग हो पाती है। तो कोई एक ऐसा सिंगल प्रोटीन, एक ऐसा सिंगल क्लॉटिंग फैक्टर इफेक्ट हुआ है जिसकी वजह से सारी की सारी क्लॉटिंग खराब हो जाती है। एन अफेक्टेड इंडिविजुअल जिसको डिजीज है, एक सिंपल सा कट भी नॉन स्टॉप ब्लीडिंग कराने लग जाता है। क्या लिखा है साफ साफ, हेट्रोजाइगस फीमेल यहां पे कैरियर कहलाती हैं। हमने जो पढ़ा, मैंने कहा ना हर चीज काम की पढ़ाता हूं तुमको मैं, बट तुम लोग ध्यान नहीं देते। क्या है यहां पे ये
शी इज अ हेट्रोजाइगस फीमेल, जिसको हमने कैरियर कहा था। एक्स के केस में मेल कभी कैरियर नहीं होते, या तो मेल डिजीज्ड है या मेल नॉर्मल है। अगर कोई मेल कैरियर है तो वो केस हमेशा ऑटोसोमल रिसेसिव का होगा। तो सारी चीजें अच्छे से तुमको ट्रांसफर कर रहे हैं हम। तो एक हेट्रोजाइगस फीमेल जो है, शी में ट्रांसमिट द डिजीज टू सन्स। 50% सन को डिजीज होने के चांस हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर, क्योंकि मदर हैज टू बी एटलीस्ट अ कैरियर, कम से कम, एंड द फादर शुड बी हीमोफिलिक। फादर को हीमोफीलिया होना ही चाहिए। अनवायबल इन लेटर स्टेज। हीमोफिलिक मेल जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी खराब होती जाती है। द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया शोज अ नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स। बहुत सारी बेटियां थी जिनको डिजीज नहीं थी, बट वो डिजीज अली कैरी कर रही थी। तो कहीं कहीं बेटियों के थ्रू आगे उनके ग्रैंडसन्स में पास हो गई, और कई तो उनके जो खुद के बेटे थे उनमें थी तो उनसे आगे पास हो गई। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया डिजीज नहीं थी, वो कैरियर थी डिजीज की। ठीक है, बढ़े आगे। क्लियर है सबको यहां तक? चैट बॉक्स में डाल दो। यहां तक क्लियर है तो चैट बॉक्स में डाल दो। नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का अब नेचर बदल चुका है। अब ये एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। नेचर चेंज हो चुका है। अब ये सेक्स लिंक्ड नहीं है, ऑटोजोमल रिसेसिव है। मतलब वो जो जीन है वो किसी ऑटोजोम पर है, और दोनों ही खराब जीन्स होंगी, दोनों अलील खराब होंगे तो ये डिसऑर्डर होती है। ठीक है, यहां पे खराबी आती किस में है? सिकल सेल अनीमिया एक क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। क्वालिटेटिव डिसऑर्डर बोलने का मतलब है द क्वालिटी ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। बीटा ग्लोबिन चेन जो होती है ना, आप अगेन बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हो ये 11th में, कि हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है उसमें अल्फा ग्लोबिन चेन्स होती हैं, उसमें बीटा ग्लोबिन चेन्स होती हैं। तो जो बीटा ग्लोबिन चेन की क्वालिटी है वो अफेक्ट हो जाती है, वो खराब हो जाती है। तो एक क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। सिंगल बेस पेयर म्यूटेशन है। सिंगल बेस पेयर म्यूटेशन मतलब इट इज अ पॉइंट म्यूटेशन। एक ही बेस पेयर अफेक्ट हो रहा है पूरी जीन का। और कैसा इफेक्ट है, हमने कहा था ना, एक तो कितना और एक था कैसा इफेक्ट। तो यहां पर इंसर्शन डिलीशन नहीं होता, सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन है। और सब्सटीट्यूशन में भी ट्रांसवर्जन टाइप। ट्रांसवर्जन में क्या कहा था? प्यूरीन हट के पायरिमिडीन, और पायरिमिडीन हट के प्यूरीन आ जाता है। तो सिंगल बेस पेयर का म्यूटेशन है तो पॉइंट म्यूटेशन, और उस सिंगल बेस पेयर में सब्सटीट्यूशन होती है ट्रांसवर्जन टाइप की।
प्लियोट्रॉपी में हमने पढ़ा था कि जो स्टार्ट सिंथेसिस इन गार्डन पी है वो प्लियोट्रॉपिक है, एक ही जीन एक से ज्यादा अफेक्ट करता है कंट्रोल। फिनाइल कीटोनूरिया हमने पढ़ा था कि एक ही जीन है लेकिन अफेक्ट बहुत सारी चीजों को करता है। सेम चीज यहां पर है, जीन तो एक खराब होती है लेकिन उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है, क्या होगा यहां पे, क्यों बोल रहे हैं ऐसे अनीमिया? अनीमिक कंडीशन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन खराब होने की वजह से आरबीसी ढंग से ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाते, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खराब हो जाती है। ठीक है, और क्या होता है यहां पे, क्यों हुआ ये? इट इज ड्यू टू सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलाइन at sixth position of beta ग्लोबिन चेन। अमीनो एसिड्स की चेन होती है, कोई भी प्रोटीन अमीनो एसिड्स की चेन है, तो सिक्स्थ पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए। लेकिन अगर उसकी जगह पे वेलाइन आ जाता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म इज वैल, तो आपके अंदर सिकल सेल अनीमिया कंडीशन हो सकती है। यहां पे जो नॉर्मल एलील है उसे हम लिखते हैं HbA, और जो डिजीज्ड अलील है उसे लिखा जाता है HbS। तो HbA के अंदर ग्लूटामिक एसिड है सिक्स पोजीशन पे बीटा ग्लोबिन चेन में। डिजीज्ड अलील से जो प्रोटीन बनते हैं उनके सिक्स पोजीशन पे वेलाइन आ चुका है, तो ग्लूटामिक एसिड हट के वेलाइन आया है, तो ग्लूटामिक एसिड इज सब्सटीट्यूटेड बाय वेलाइन, और तब जाके सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन आती है। अगर इंडिविजुअल के दोनों अलील नॉर्मल हैं तब तो ये नॉर्मल है, कोई डिजीज नहीं है। HbA HbS है तो हमने कहा था ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। ऐसे मेंबर के ब्लड में आपको नॉर्मल आरबीसी और सिकल सेल शेप का आरबीसी दोनों मिलता है। इस जीनोटाइप को कहा जाता है सिकल सेल ट्रेट, डिजीज्ड नहीं है वो। HbS है तो ये डिसीज्ड कंडीशन है और जानलेवा भी है, लीथल है। HbS वाले इंडिविजुअल्स मर जाते हैं क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। आरबीसी सिकल शेप का तो हो गया, वो ऑलरेडी ऑक्सीजन कम कैरी कर रहा है, तो आपकी इवन ब्रेन तक भी कम ऑक्सीजन पहुंचता है, तो वैसी दिक्कत है। प्लस ये जो सिकल शेप के आरबीसीज है ना, पॉइंटेड हो जाते हैं, पॉइंटेड होने की वजह से ये आपकी कैपिलरीज में अटक के क्लॉटिंग करा देते हैं, और क्लॉटिंग होने की वजह से कोई भी ऑर्गन का फेलियर भी हो सकता है क्योंकि उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, तो इसलिए ये लीथल कंडीशन बन जाती है। ठीक है, तो ये है हमारा सिकल सेल अनीमिया। एक केस है HbA का, एक केस है HbS का। अगर हम बात करते हैं डीएनए की या हम बात करते हैं जीन की लेवल की, ध्यान देना कुछ कुछ चीजें इसकी अगले चैप्टर में समझेंगे।
कुछ चीजें अगले चैप्टर में ही समझ पाएंगे, हम इस चैप्टर में समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। जो ऊपर हमने लिखा है ना 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसे कहा जाता है कोडिंग स्ट्रैंड। और ये जो नीचे वाला है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इस डीएनए को कहा जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। कोडिंग और टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट अगले चैप्टर में आएगा, यहां पे हम नोट्स में डाल दे रहे हैं जिससे कि कभी सवाल आए तो हमारे पास पहले से नोट्स में हो। तो नॉर्मल HbA जो है, नॉर्मल जीन जो है, नॉर्मल अलील जो है, उसमें एक पोजीशन पे डीएनए ऐसा है GAG-CTC, पूरी की पूरी जीन का सिर्फ ये वाला पार्ट म्यूटेशन में जाता है। और जब म्यूटेशन आती है तो ये GAG की जगह GTG बन जाता है और ऑटोमेटिकली नीचे वाले स्ट्रैंड पर CAC हो जाता है। ये म्यूटेशन है। HbA नॉर्मल अलील है, HbS म्यूटेटेड अलील है। सिर्फ एक बेस पेयर में ही पूरे जीन के चेंज आया है। एडेनिन हटके थाइमीन आ गया और थाइमीन हटके एडेनिन आ गया, तो सिर्फ एक बेस पेयर इफेक्ट हुआ, तो ये कहलाएगा पॉइंट म्यूटेशन। कैसा इफेक्ट हुआ? अदला बदली हुई, तो सब्स्टिट्यूशन। और कैसी अदला बदली है? एडेनिन की जगह थाइमीन, प्यूरिन की जगह पायरिमिडीन आ गया है और नीचे वाले स्ट्रैंड में थाइमीन था जो एक पायरिमिडीन है, उसकी जगह एडेनिन प्यूरिन आ गया है, तो इसलिए ट्रांसवर्जन टाइप। डीएनए से बनता है आरएनए। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे आरएनए में मिलते हैं कोडॉन्स। तो यहां पे जो कोडॉन या आरएनए बनता है 5 प्राइम GAG का आरएनए बनता है, लेकिन ये चेंज किस में हो चुका है? इट हैज बीन चेंज्ड इनटू GUG। तो डीएनए में तो ए का चेंज T से आया, ए इज चेंज विद T, लेकिन इसकी वजह से आरएनए में क्या हुआ? एडेनिन की जगह यूरासिल आ चुका है। आरएनए के लेवल पर एडेनिन की जगह यूरासिल, अगेन प्यूरिन की जगह पायरिमिडीन आ रहा है। और जब हम प्रोटीन के लेवल पे जाते हैं, विच इज द लेवल ऑफ योर अमीनो एसिड, तो GAG से ग्लूटामिक एसिड की इंफॉर्मेशन आती है। 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन पे जो अमीनो एसिड है वो ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था, बट GUG से अमीनो एसिड वेलाइन आ जाता है। तो अब जितने भी बीटा ग्लोबिन चेन्स हैं सब में 6th पोजीशन में वेलिन आ चुका है। और होता क्या है, जैसे ही लो ऑक्सीजन कंडीशन है, वेलाइंस आपस में ऑपोजिट चेन के चिपक जाते हैं। एक चेन का वेलाइन दूसरे चेन के वेलाइन से चिपक जाता है, तो वो बीटा ग्लोबिन चेन्स चिपक चिपक के आरबीसी की शेप को बाय कॉनकेव से सिकल शेप में चेंज कर देते हैं। द शेप ऑफ आरबीसी इज कन्वर्टेड अंडर लो ऑक्सीजन कंडीशन या ऑक्सीजन टेंशन में। अंडर लो ऑक्सीजन कंडीशन बीटा ग्लोबिन चेन पॉलीमराइजेस। पॉलीमराइज मतलब होता है जुड़ना।
तो बीटा ग्लोबिन चेन्स जुड़ जाती हैं, पॉलीमराइज हो जाती हैं, और उसकी वजह से शेप ऑफ आरबीसी चेंजेस। कैसे? फ्रॉम बाय कॉनकेव टू सिकल शेप। क्योंकि आरबीसी का चेंज हो गया है शेप, हीमोग्लोबिन कम हो चुका है, तो इनकी वजह से, इन चेंजेस आने की वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, उसे बोलते हैं अनीमिक कंडीशन। ठीक है, अब एनसीईआरटी ने यहां पे दिखा रखी हैं चीजें। नॉर्मल एचबीए जीन में ये कंडीशन है, जीएजी सीटीसी। म्यूटेटेड में जीटीजी सीएसी हो जाता है। एमआरएनए पे चेंज है जीएजी से जीयूजी, और इसकी वजह से जो एचबीए का पेप्टाइड है, नॉर्मली 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था, लेकिन अब 6 पोजीशन पे वेलाइन आ चुका है। नॉर्मल बायकॉन्केव से ये आरबीसी सिकल शेप के हो जाते हैं। ये नॉर्मल आरबीसी हैं, ये सिकल शेप की आरबीसी हैं। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी तो कम हो ही रही है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन आ रहा है, लेकिन इसकी वजह से बीटा ग्लोबिन चेन खराब हो गई। ये जाके आर्टरीज में ब्लॉकेज भी क्रिएट कर सकते हैं, ऑक्सीजन भी कम पहुंचा रहे हैं, तो ये प्लियोट्रोपिक नेचर है। एचबीएस के सारे ब्लड सिकल शेप के हो जाते हैं, तो अल्ट्रा ऑक्सीजन की कमी और हाई चांसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग आ जाता है। ठीक है, क्या क्या बताया एनसीईआरटी ने? ये एक ऑटोसोम रिसेसिव ट्रेट है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में हो सकता है व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर कैरियर्स। दोनों मेल और फीमेल अगर कैरियर हुए तो ये डिजीज होगी। डिसीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन पेयर। एक अलील है एचबीए, एक अलील एचबीएस। आउट ऑफ द 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स, ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल्स एचबीएस सिर्फ ये डिजीज दिखाएंगे, बाकी दोनों नॉर्मल थे, कैरियर हो सकता है। हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स एपरेंटली अनअफेक्टेड है, एज सच इनको दिक्कत नहीं आती है। 50% प्रोबेबिलिटी है कि आगे बच्चों को डिजीज पास कर सकते हैं, तो इनको हम सिकल सेल ट्रेट बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन हुआ है ग्लूटामिक एसिड का बाय वेलाइन। वेलाइन का सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है, ग्लूटामिक एसिड हटके वेलाइन आया है। कहां पे? 6 पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। द सब्स्टिट्यूशन इन द ग्लोबिन प्रोटीन results due to single base substitution at 6th codon of beta globin gene। वो जो हमने GAG लिखा था वो 6 पोजीशन का कोडॉन है, तो GAG की जगह GUG आ जाता है। तो जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन बना जिसमें खराब बीटा ग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स हैं, वो पॉलीमराइज हो जाते हैं लो ऑक्सीजन में। जब सारी बीटा ग्लोबिन चेन्स चिपकती हैं तो ओवरऑल हीमोग्लोबिन चेन खराब हो जाती हैं, तो शेप का चेंज आ जाता है बायकॉन्केव से इलोंगेटेड सिकल सेल स्ट्रक्चर में, और दिक्कत हो जाती है। ठीक है, लास्ट केस, लास्ट डिसीज जो हमें पढ़नी है यहां पे, फिनाइल कीटोनुरिया ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। यहां पर जो हमें देखना है केस, लास्ट केस हम देखेंगे थैलेसीमिया का। थैलेसीमिया, इसके लिए भी जीन एक ऑटोजोम पर है, और ये भी रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोजोमल रिसेसिव। ये एक
क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, नंबर ऑफ अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन is reduced। क्वांटिटी में खराबी है, क्वालिटी में नहीं। अगर एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाने के लिए सपोज 100 बीटा ग्लोबिन चेन चाहिए, तो सिकल सेल अनीमिया जिसको है उसके 100 के 100 बीटा ग्लोबिन खराब हैं। अगर किसी को थैलेसीमिया है तो उसके अंदर क्वांटिटी खराब है, वो 100 बीटा ग्लोबिन ही नहीं बन रहे, हो सकता है खाली 50 बीटा ग्लोबिन चेन बन रहे हैं, सारे के सारे सही हैं, लेकिन अगर बीटा ग्लोबिन चेन कम हो जाएगा तो ओवरऑल हीमोग्लोबिन तो अभी भी कम हुआ। तो वहां हीमोग्लोबिन की क्वालिटी खराब थी, इसलिए ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पाती। यहां हीमोग्लोबिन का नंबर ही गिर जाता है। ठीक है, अल्फा चेन में भी कमी आ सकती है, बीटा ग्लोबिन चेन में भी कमी आ सकती है। तो ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। अल्फा चेन में कमी होती है तो उसे कहा जाता है अल्फा थैलेसीमिया। इट इज ड्यू टू डिफेक्ट इन HbA1 एंड HbA2 जीन। तो 2 जीन और 4 अलील इन्वॉल्व हैं, चारों अलील खराब हैं, अल्फा ग्लोबिन चेन बनेगी ही नहीं। 3 अलील सही, 1 खराब है, थोड़ा कम अल्फा ग्लोबिन। 2 अलील सही, 2 अलील खराब, 50% अल्फा ग्लोबिन। 1 अलील सही, 3 अलील खराब, 25% अल्फा ग्लोबिन बन रहा है। चारों अलील खराब 0% और चारों अलील सही तो बिल्कुल बढ़िया परसेंट। इट इज ड्यू टू डिफेक्ट इन HbA1 HbA2 जीन and it can be due to deletion of short arm of chromosome 16। तो एनसीईआरटी ने इनडायरेक्टली ये बता दिया कि इन जीन्स की लोकेशन क्रोमोसोम 16 के शॉर्ट आर्म पर है। तो अगर डिलीशन, हमने कहा था डिलीशन एक क्रोमोसोमल एबरेशन है, लॉस हो जाता है पार्ट का, तो अगर शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 16 किसी रीजन से गायब हो जाती है तो ये दोनों जीन्स गायब हो जाती हैं, तो भी अल्फा थैलेसीमिया हो सकता है, या डायरेक्टली इन जीन्स में ही कोई डिफेक्ट आ जाए तो अल्फा थैलेसीमिया हो सकता है। अल्टीमेटली होगा क्या? रिडक्शन इन अल्फा ग्लोबिन चेन। अल्फा ग्लोबिन भी कम बनेगा तो भी परफेक्ट हीमोग्लोबिन नहीं बन सकता। एंड द अदर केसेस बीटा थैलेसीमिया। It is due to defect in HBB gene on chromosome 11। Reduced synthesis of beta globin chain। ठीक है, तो ये है वो तुम्हारी जीन। अगर इस जीन में GAG से GUG बन जाए इस जीन में, तो बीटा ग्लोबिन की क्वालिटी खराब होती है, तब सिकल सेल एनीमिया होगा। अगर इस जीन में एक ऐसा डिफेक्ट है कि रिडक्शन हो रहा है सिंथेसिस का, कम बीटा ग्लोबिन बन रहा है, जितने भी बीटा ग्लोबिन है सब में ग्लूटामिक एसिड ही है, लेकिन वो नंबर में कम हो रहा है, तो वो बन जाता है बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, ब्लड डिसऑर्डर है, अनीमिक कंडीशन ही क्रिएट होती है यहां पे भी।
ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिजीज है। पेरेंट्स से बच्चे में तब आएगी जब दोनों ही पेरेंट्स हेट्रोजाइगस होंगे, कम से कम हेट्रोजाइगस होंगे। द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू आइदर म्यूटेशन और डिलीशन, और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा? रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन। सिंथेसिस कम हो रहा है, चाहे अल्फा चेन ले लो चाहे बीटा चेन ले लो, ठीक है। यहां पे भी एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बन रहा है, यहां पर भी अनीमिक कंडीशन आ जाती है। ये भी हमारा ब्लड डिसऑर्डर है, यहां पर भी अनीमिक कंडीशन आती है। अनीमिया बोलने का बस मतलब होता है कि आपके खून में ऑक्सीजन की कमी है। अगर बीटा ग्लोबिन चेन की क्वालिटी खराब है तो भी कमी हो सकती है, बीटा ग्लोबिन चेन या अल्फा ग्लोबिन चेन के नंबर में कमी है तो भी ये दिक्कत हो सकती है। क्या लिखा आगे? थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ हीमोग्लोबिन इज अफेक्टेड। अल्फा थैलेसीमिया में प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन इज अफेक्टेड, बीटा थैलेसीमिया में प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। अल्फा थैलेसीमिया में दो जीन्स इन्वॉल्व हैं, HbA1 HbA2, क्रोमोसोम 16 पर हैं। म्यूटेशन या डिलीशन ऑफ वन और मोर ऑफ द 4 जीन। कैसे 4? भाई मुझे पता है HbA1 डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है ना, तो 2 HbA1 की कॉपीज हैं और 2 HbA2 की कॉपीज हैं। तो इन चारों में ही चाहे डिलीशन हो चाहे इन चारों का म्यूटेशन हो, उससे डिसाइड होगा कितना स्ट्रॉन्ग थैलेसीमिया है। मोर जीन्स अफेक्टेड, लेस अल्फा ग्लोबिन विल बी प्रोड्यूस्ड। बीटा थैलेसीमिया में एक ही जीन है HBB क्रोमोसोम 11 पर, यह म्यूटेशन की वजह से हो जाती है दोनों जीन की। अब थैलेसीमिया कैसे अलग है सिकल सेल से? फॉर्मर इज क्वांटिटेटिव। कौन है फॉर्मर यहां पे? थैलेसीमिया डिफर्स फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया। तो फॉर्मर मतलब थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव है और सिकल सेल अनीमिया जो है वो क्वालिटेटिव है, ठीक है। एक में कम ग्लोबिन बनता है और एक में इनकरेक्ट ग्लोबिन बनता है, तो ये डिफरेंसेस हैं इनके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया सारा का सारा हमारा थैलेसीमिया का कॉन्सेप्ट। हमने क्या कहा था? ये सारे क्या है मेरे? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। सारे ही जेनेटिक डिसऑर्डर्स को दो ग्रुप में डाला था, या तो मेंडेलियन या क्रोमोसोमल। क्रोमोसोमल एबरेशन या जीनोमैटिक म्यूटेशन की वजह से थे, जहां हमने पढ़ा था एन्यूप्लॉइडी वगैरह। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर मेनली डिटरमाइंड बाय ऑल्टरनेशन या म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। ज्यादातर केस में एक जीन है, बट अल्फा थैलेसीमिया में 2 जीन्स थी। दे आर ट्रांसमिटेड टू ऑफस्प्रिंग ऑन द सेम लाइन एज वी हैव स्टडीड प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस फॉलो करते हैं, इसलिए इनको मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं। द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कैन बी ट्रेस्ड इन अ फैमिली बाय पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस के लिए अलग से पूरी क्लास रखी है मैंने, हम वहां पे पूरा पेडिग्री एनालिसिस पढ़ेंगे। मोस्ट कॉमन क्या है? हीमोफीलिया एक्स रिसेसिव, सिस्टिक फाइब्रोसिस ऑटोसोमल रिसेसिव, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव, कलर ब्लाइंडनेस एक्स रिसेसिव, फिनाइल कीटोनूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव, थैलेसीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव। It is important to mention that such disorders may be dominant or recessive. तो इसका मतलब ही बता दिया,
हेट्रोजाइगस में एक्सप्रेस हो रहा है तो डोमिनेंट, सिर्फ रिसेसिव में होमोजाइगस में एक्सप्रेस होगा तो रिसेसिव। पेडिग्री की मदद से इन सबको पढ़ा जाता है और ये सारी की सारी एनसीईआरटी हम पढ़ चुके हैं। सारी डिजीज की सारी कंडीशंस हमने देख ली हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यही था, यही सारे डिसऑर्डर्स हमने पढ़े थे। क्वेश्चंस अगले लेक्चर में करेंगे सारा का सारा, इसमें हमारे पास कोई क्वेश्चंस नहीं है। सारी डिजीज के सारे पॉइंट एनसीईआरटी के हमने पूरे अच्छे से कवर कर लिए हैं। तुम्हारी एनसीईआरटी भी डिकोड हो गई साथ साथ, और सारे कॉन्सेप्ट्स भी हमने याद कर लिए हैं। जो हमने जीनोटाइप्स पढ़े हैं आज, उनको एक बार देख के समझना, कहां पे डिजीज लिखा है, कहां पे कैरियर लिखा है, कहां पे नॉर्मल लिखा है, क्योंकि अगली पेडिग्री की क्लास में वो सारे जीनोटाइप काम आएंगे। ठीक है, तो मन लगा के पढ़ो, हिम्मत रख के पढ़ो। मैंने पहले भी कहा था जेनेटिक्स मुश्किल नहीं है। डे 1 से आज तक जितनी जेनेटिक्स हमने पढ़ी है, नोट्स अगर तुमने अच्छे से बनाया है तो तुम्हें नोट्स में सारी चीजें साफ साफ दिखती जाएंगी, सारे वर्ड्स क्लियरली हैं। लेक्चर को फिर से सुनो, दिमाग चलाने की कोशिश करो, क्या सुन रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। ठीक है, एवरीथिंग विल बी फाइन, फिट, परफेक्ट। तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे, ये मेरी गारंटी है, मुझे पता है। यू विल मेक योर पेरेंट्स प्राउड, यू विल मेक मी प्राउड, यू विल मेक योर सेल्फ प्राउड। टिल देन, योर अग्रिम सर इज साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।